अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अच्छा, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिए थे फेजेस एक्सेट्रा। अब उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाए थी ये रीटारगेटिंग एंड बूटस्ट्रैपिंग, और दरमियान में मैं ये चीज़ छोड़ गई थी, दैट इज़ डिज़ाइन पासेस। आपकी ये जो बुक है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन बाय के.एन. सुनीता, इसका पूरा चैप्टर मैं आज अभी आपको ख़त्म करवा दूंगी। तो इसको आपने एज इट इज़ ही करना है, और बाकी दो जो चीज़ें मैं बाकी बुक से करवा रही हूँ उनके मैं आपको PDF साथ साथ सेंड कर रही हूँ। ये बुक मैंने पूरी आपके GRs और CRs को सेंड की हुई है, तो आप काइंडली उनसे ले लें। और ये इसको मैंने पूरा ही आपको पढ़ाया है, तो आप एक बार इसको पूरे चैप्टर को आपने पढ़ना है, फिर आपने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहाँ पे हमारे पास है डिज़ाइन इन पासेस। रीडिंग द सोर्स टेक्स्ट इन वंस इज कॉल्ड वन पास, यानी आपने सोर्स टेक्स्ट को एक बार एक में आपने सोर्स टेक्स्ट को वंस आपने रीड किया तो उसे कहते हैं एक पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑल ट्रांसलेटर्स आर डिजाइन्ड इन पैसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक एग्जाम्पल समझनी है। The assembler is designed in two passes. Suppose that there is a program. ये एक प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ add R1 R2 jump L, और फिर और लाइन्स है, और फिर आगे L की डेफिनेशन लिखी हुई। अब देखें, jump L पहले लिखा हुआ है JMP, और L की डेफिनेशन बाद में है, दरमियान में कुछ लाइन्स हैं। ये लाइन्स जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई और कोड है दरमियान में। Here JMPL cannot be translated in first pass as address of L is not known. अब हमें L का एड्रेस नहीं पता, तो हम कैसे JMPL की इंस्ट्रक्शन को कुछ कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड लेटर, क्योंकि L डिफाइन ही लेटर हुआ है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम। ये हमारे पास होती है फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम, कि एक चीज पहले उसको यूज में लाया गया है लेकिन उसका रेफरेंस बाद में है, तो इसको ये फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड रेफरेंस द असेंबलर इज डिजाइंड इन टू पैसेस। हम असेंबलर को डिजाइन करते हैं टू पैसेस में। हम उसमें क्या करते हैं, इन फर्स्ट पास द असेंबलर कलेक्ट्स ऑल द लेबल्स एंड स्टोर देयर एड्रेसेस इन द सिंबल टेबल। क्या करेंगे हम सबसे पहले कि आप कलेक्ट करेंगे सारे लेबल और स्टोर कर लेंगे उनका एड्रेस सिंबल टेबल में। ठीक हो गया जी। अब आप सिंबल टेबल में कर लेंगे, फिर सेकंड पास में आप असेंबलर जो है वो कंप्लीट करेगा ट्रांसलेशन टू मशीन कोड। तो अब क्योंकि हमने एक पास में उन सारे लेबल्स को देख लिया, उनके एड्रेसेस स्टोर कर लिए सिंबल टेबल में, तो दूसरे पास में जब हम उनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो जब हमारे पास JMPL आएगा तो हमारे लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि हम सिंबल टेबल से उसका सारा रेफरेंस और उसकी डेफिनेशन उठा लेंगे और हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हमने दो पासिस किए, एक पास नहीं किया कि हमने एक ही पास में सब कुछ कर लिया। नहीं, एक पास में हमने सारी रीडिंग की और उसको स्टोर करवाया, उसके रेफरेंसेस एड्रेसेस को, और दूसरे पास में हमने क्या किया, हमने उसकी ट्रांसलेशन की मशीन कोड के अंदर। द असेंबलर कैन बी डिजाइंड इवन इन वन पास। इस एक पास में भी हो सकता है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, दिस प्रोसेस इज टू स्कैन इनपुट टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एंड ट्रांसलेट। इफ द स्टेटमेंट इज सीन विद अ फॉरवर्ड रेफरेंस, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आ जाए फॉरवर्ड रेफरेंस की, तो हम क्या करते हैं, उसको हम एक टेबल में स्टोर करते हैं, नॉट येट असेंबल्ड टेबल में, और फिर अगली स्टेटमेंट्स हम पढ़ते जाते हैं। जब हम ऐसे करते जाते हैं, जब भी हमें आता है कोई लेबल ऐसा नजर आता है, इफ एनी लेबल इज सीन स्टोर इट इन द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में साथ स्टोर कर रहे हैं, येट नॉट असेंबल्ड में भी हम स्टोर कर रहे हैं। एट द एंड जब हमारे पास सारे लेबल्स जो हैं वो सिंबल टेबल में स्टोर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ईच स्टेटमेंट इन येट नॉट असेंबल से हर एक स्टेटमेंट उठाते हैं और उसे भी ट्रांसलेट कर देते हैं। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हमने क्या किया, हमने अपनी स्टेटमेंट्स रीड करनी स्टार्ट की, तो हमें पता चला कि कुछ चीज़ें फॉरवर्ड रेफरेंस के साथ हैं। हमने कहा ठीक है जी, उनके लिए एक अलग टेबल बनाएं, उसमें लिखते जाएंगे जी इनको अभी हमने असेंबल करना है। वो अलग स्टोर होती जा रही हैं और आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करते जा रहे हैं। अब आपकी स्टेटमेंट्स में जो भी कोई लेबल्स आ रहे हैं उनको आप सिंबल टेबल में भी स्टोर करते जा रहे हैं। जब आपकी सारी एंड तक रीडिंग हो गई, फिर आपने देखा कि येट नॉट असेंबल्ड में क्या क्या पड़ा हुआ है। आपने जब उसके देखा कि जी ये वाली चीजें, ये वाले लेबल नहीं मिले थे, आपने सिंबल टेबल में जाके देखा, हाँ जी अब वहां पे, तो क्योंकि आप सारी रीडिंग कर चुके हैं तो वो स्टोर्ड है, वहां पे से स्टोर्ड में से आपने उनकी भी चीजें निकाली, उनको भी असेंबल किया और पूरे के पूरे प्रोग्राम को आपने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, बट द प्रॉब्लम हियर is every statement has a forward reference
व्हाट इफ अगर ऐसा हो कि सारी स्टेटमेंट्स के फॉरवर्ड रेफरेंस हो, या आप ये समझें कि आपकी 1000 लाइन का एक कोड है और उसमें से ऑलमोस्ट 800 लाइंस में फॉरवर्ड रेफरेंसेस है और आपने कहीं उन चीज़ों को डिफाइन ही एंड पे किया हुआ है, तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इतना बड़ा टेबल आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो वो साइज ऑफ टेबल बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो देयर इज अ रीजन व्हाई वी जनरली द असेंबलर इज डिजाइन इन 2 passes। तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको 2 passes में डिफाइन करें। सो अब हमारे पास मैक्रो प्रोसेसर या लोडर भी 2 passes में डिफाइन होता है। अच्छा, कमिंग टू कंपाइलर भी इन्होंने लिखा हुआ है, इफ यू वांट अ कंप्लीट ऑल द फेजेस इन 1 pass इट रिक्वायर्स मच ऑफ द स्पेस। हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, इसीलिए हम कंपाइलर को 2 passes में डिजाइन करते हैं। और अब ये पैसेज फिर से वही बात है जो आपको मैंने पहले बताया, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड है, या सिंथेसिस या एनालिसिस फेज है, ये एक्चुअली कंपाइलर के पासेज हैं। तो हम इनको एंड्स में भी डिवाइड करते हैं, सिंथेसिस और एनालिसिस फेजेस में भी डिवाइड करते हैं, या अब हम इनको 2 passes भी कहते हैं। तो इसमें हमें बताया गया कि लेक्सिकल एनालिसिस टू इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसको हम कहते हैं एक पास, जिसमें हम लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पास होता है, फर्स्ट पास। ये फर्स्ट पास इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम ये सारी चीजें कर लेते हैं कंपाइलर की, तो हम उसमें सारी चीज़ें कंपाइलर की करने के बाद हमें हमारे पास सिंबल टेबल भी बन जाता है और प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। फिर हम दूसरा पास करते हैं जिसमें हम टारगेट कोड को जनरेट करते हैं और फिर हमारे पास जो भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो क्योंकि सिंबल टेबल बना होता है, एरर रिकवरी हो चुकी, यानी एरर हम लोग शो जो करनी है जो भी है वो सब हो चुका होता है, तो हमारे पास अच्छा काम हो जाता है। तो इसीलिए हम ग्रुप करते हैं फेजेस को पासेस में। Phases are different, passes are different, so we have 2 passes in compiler। तो ये हमारे पास है डिजाइन पासेस। हुआ ये था कि मैंने पता नहीं इसे स्किप क्यों कर दिया था, मैंने इसे पासेस या फेजेस समझ लिया था, तो आई जस्ट स्किप्ड इट, बट आई लेटर रियलाइज दैट आई हैव टू टीच यू दैट टू। उसके बाद रीटारगेटिंग भी हमने पढ़ लिया, बूटस्ट्रैपिंग भी पढ़ लिया। बूटस्ट्रैपिंग की फर्दर ऑन हमारे पास है टी डायग्राम, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर आई होप कि मैं आपको समझा सकूंगी। अब यहाँ पे जब हम टी डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपाइलर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 लैंग्वेजेस। द सोर्स लैंग्वेज जिसे हम कह रहे हैं एस, जिसे वो कंपाइल करता है, टारगेट लैंग्वेज जिसमें उसने कंपाइल करना है, और इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज जिसमें कंपाइलर बना हुआ है। तो बेसिकली हम कंपाइलर को एक टी के तौर पे शो कर रहे हैं, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज और इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। अब यहाँ पे वैसे टी होना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई दे यूज्ड एन फॉर दैट। अ कंपाइलर में रन ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस कोड फॉर अनदर मशीन। एक मशीन पे रन करते हुए वो किसी और मशीन के लिए कोड बना सकता है। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देती हूँ, जैसे लेट्स से कि मैं विंडोज यूज कर रही हूँ और उसमें मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि मैक पे चलेगी। तो एक्चुअली मैं एक मशीन पे अपनी चीज बना रही हूँ, वो कंपाइलर रन हो रहा है और वो एप्लीकेशन ऐसी डेवलप कर रहा है जो किसी और मशीन पे चलेगी। वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा ही क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया, क्योंकि जाहिर है कि अगर वो मैक पे चलेगी तो मैं जब तक उसे मैक पे टेस्ट नहीं करूँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने अपनी जो चीज़ डेवलप की है वो ठीक है या गलत है। लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम एक मशीन पे कंपाइलर रन करते हैं, और जो हम आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैं विंडो के हायर वर्जन पे विंडो के ओल्डर वर्जन के लिए कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, तो इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। ऑलराइट, सो अब हम ये देखते हैं बूटस्ट्रैपिंग या टी डायग्राम में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम कोई एक कंपाइलर के साथ कोई दूसरी इंटरमीडिएट कंपाइलर यूज करते हुए उसे कंपाइल करके एक नया कंपाइलर बना लेते हैं। ये हम बेसिकली चाह रहे हैं इसमें करना, क्योंकि बूटस्ट्रैपिंग का मतलब भी यही होता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है सपोज वी राइट अ क्रॉस कंपाइलर, हम एक क्रॉस कंपाइलर लिखते हैं, एस है इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है आई, और जनरेट करते हैं कोड एन, यानी कि जो हम सिंपल बात कर रहे हैं। तो हमारे पास SIN बन जाता है, यानी S इज सोर्स लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। अगर एग्जिस्टिंग कंपाइलर जो है फॉर I वो रन करता है मशीन M पे और जनरेट करता है कोड M, तो अब क्या हो जाएगा? अब कंपाइलर क्या है? हमारे पास I है, यानी इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज वाला जो है वो मशीन M पे रन करता है और कोड भी मशीन M के लिए जनरेट करता है। तो हमारे पास
IMM कंपाइलर बन जाएगा। जो ये लिखा हुआ है IMM कंपाइलर, जिसकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज थी एक्चुअली उसको अब कंपाइल किया जाएगा किसी दूसरी लैंग्वेज में, दैट इज M, यानी अब यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज है M और इसकी इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज भी M ही है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर ऐसे हो तो जब हम इस कंपाइलर को इसमें रन करेंगे तो हमारे पास एक नई बन जाएगा कंपाइलर, दैट इज दिस वन कंपाइलर। तो इससे हमारे पास हम ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं खुद ब खुद ही। अब मैं इसकी आपको एक अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ आपने ध्यान से अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो ये और ये दो लैंग्वेजेस सेम होती हैं। इसको बेसिकली हम टी डायग्राम कहते हैं ना, कि ये टी इस तरह बन रहा है और ये भी टी बन रहा है, और ये दरमियान वाला भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक टी की शेप बन रही है। ठीक है, इसी वजह से हम इनको टी कंपाइलर्स जो है वो टी डायग्राम या टी कंपाइलर्स यहाँ पे हम कह रहे थे। इस टी डायग्राम या टी कंपाइलर में जो मेन चीज़ है जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि आप क्या करते हैं कि जो आपका पहला कंपाइलर है जो बना हुआ है, दैट इज योर दिस वन फर्स्ट कंपाइलर। ठीक है, इसे आप, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक डायग्राम निकाली हुई भी है, सॉरी। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने ये देखें, ये मैंने इधर थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा हुआ था तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कंपाइलर है। कहाँ लिखा है फर्स्ट कंपाइलर? ये कंपाइलर 1 कंपाइलर 2 को आपने कंबाइन किया और आपके पास कंपाइलर 3 बन गया। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरह करके, सॉरी, आपकी लैंग्वेजेस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ये भी एक अच्छी डायग्राम थी, मैंने कहा आपको दिखा दूं। तो अब हमने क्या किया कि उन्होंने तो कंपाइलर और लिया हुआ था, लेकिन मैं आपको अच्छी डायग्राम ढूंढ रही थी कि मुझे, अच्छा, अब आपकी बूट स्ट्रैपिंग जो है वो आपकी दोनों दूसरी बुक्स में, इस बुक में आपकी बूट स्ट्रैपिंग थी थोड़ी सी, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये वाली बूट स्ट्रैपिंग इधर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है, लेकिन इस बुक में इन्होंने टी डायग्राम का कोई जिक्र नहीं किया। इसमें भी बूट स्ट्रैपिंग सिर्फ ये देखें एक जगह आई है और वो इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं है, और इन्होंने बूट स्ट्रैपिंग को थोड़ा सा डिटेल से किया हुआ। हालांकि हमने इसे इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है, इतने आप परेशान ना हो, बस इसका एक ओवरव्यू ले लें कि किस तरह आपके जो है वो क्रॉस कंपाइलर्स जो है वो बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंपाइलर 1, ये हो गया आपका कंपाइलर 2, इन दोनों को ज्वाइन करके आपने ये नया कंपाइलर 3 बनाया। अब इसमें आपने बस याद रखना है कि जब आप इन टी को ज्वाइन करते हैं तो ये वाली चीज़ें आपकी सेम होती हैं, ये चीज़ें एग्जैक्टली इधर आ गई, एस और एन इधर आ गया, आपने यहाँ पे जब टी बनाया तो एम इधर को शिफ्ट हो गया, तो ये आपका नया कंपाइलर बन गया। अब अगर हम इसको फर्दर भी देखें तो आपके पास ऐसे ही चलेगा। ये देखें, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, आप इसको स्टडी ज़रूर कीजिएगा, पर मैं आपको इसमें वो मेन ही चीज़ बताती हूँ कि आप देखें पास्कल टू सी एज इट इज़ कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये इधर कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास ऐसे करके एक नया कंपाइलर बन गया, दैट इज मेकिंग C++। देखिए मैंने कितना ख़राब बनाया है, बहरहाल आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरह आपके पास ये कंपाइलर जो है वो बन गया। ठीक हो गया। एडवांटेजेस लिखे हुए हैं कुछ बूट स्ट्रैपिंग के, और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप इसे समझ लें। ये देखें LM एग्जैक्टली आ गया और यहाँ से एन इधर मूव कर गया, और ये दोनों सेम है आपके पास। इसकी इन्होंने थोड़ी लिखी हुई है एक्सप्लेनेशंस, आप इसे पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम्पल दिए हैं बार बार, तो आप उन्हें देख लें। उसके बाद हम अब आ जाते हैं अपने आगे कंपाइलर डिज़ाइन टूल्स पे। आपका यहाँ पे मैनी ऑटोमेटेड टूल्स आर अवेलेबल आपके पास हैं टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंपाइलर। सबसे पहले है ऑटोमेटिक पार्सर जनरेटर, ये आपकी दूसरी बुक में भी है, कुछ टूल्स का जिक्र है, और वो मैंने आप लोगों को जो PDF सेंड की है उसमें वो मैंने कर दिया है, उसमें उसका भी वो भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे आपके पास था। अब तो ये बहुत आगे चला गया, बाद में आपको बाद में बताऊंगी। With the help of CFG, these generators produce syntax analyzer, parser tree, यानी आपके पास ऑटोमेटिक पार्सर जनरेटर है जो आपका ऑटोमेटिकली पार्सिंग ट्रीज बनाता है। ठीक है, तो आप ये बता रहे हैं कि इन ओल्ड कंपाइलर सिंटैक्स एनालिसिस consumed not only a fraction of running time of a compiler but also a large fraction of intellectual effort of writing the compiler। तो बड़ा टाइम लगता था पार्सर्स को लिखने में, and it was a very time consuming work, but अब हमारे पास ऑटोमेटिक पार्सर जनरेटर्स हैं। इसी तरह हमारे पास स्कैनर जनरेटर्स भी अब ऑटोमेटिक हैं, जैसे कि लेक्स और फ्लेक्स। यहाँ पे ये याक और बाइसन है, तो हम इंशाल्लाह याक को पढ़ेंगे।
फिर है आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर के लिए भी आपके पास जनरेटर्स होते हैं, दे आर ऑटोमेटिक। उसके बाद आपके पास है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन्स। ये आपके पास क्या करते हैं कि ये आपके पार्सर ट्री को लेते हैं और इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। यानी अब ये भी काम आपके पास ऑटोमेटेड टूल्स करते हैं। देखें आपको सबसे पहले, वैसे इन्होंने थोड़ी तरतीब गलत लिखी है, पहले स्कैनर जनरेटर्स इन्हें लिखना चाहिए था। यानी स्कैनर जनरेटर्स क्या करते हैं कि जो आपका पहला फेज है कंपाइलर का टोकन्स बनाने वाला, वो करते हैं। यानी टेक्स्ट की स्ट्रीम लेते हैं और आपके करैक्टर स्ट्रीम लेते हैं और टोकन्स ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। तो जब टोकन्स जनरेट हो जाते हैं तो हमारे पास ये पार्सर ट्री जो है वो उसका सिंटैक्स पार्स ट्री जनरेट होता है। और पार्स ट्री जब जनरेट हो जाता है तो हमारे पास ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। फिर ऑटोमेटिक कोड जनरेटर्स जो हैं वो सारे कलेक्शन ऑफ रूल्स लेते हैं और प्रॉपर इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जो आपने करना होता है वो करते हैं। फिर डेटा फ्लो इंजन्स हैं। Here to perform good optimization, we need to understand how information flows across the different parts of program, and the data flow engine gather the information about how values are transmitted from one part to the other parts of program। और वो आपका सारा डेटा फ्लो को ध्यान से देखते हैं और फिर तभी आप कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको यही ना पता हो कि कौन सा डेटा किधर जा रहा है, अभी देखें हमने तो पहले एग्जाम्पल्स में एक स्टेटमेंट पढ़ी है और उसकी कोड की ऑप्टिमाइजेशन की है। तो अगर हम ज़्यादा डिटेल से अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें बहुत ध्यान से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ फ्लो कर रही है, तभी हम उसकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए डेटा फ्लो इंजन्स होते हैं। और इसके बाद हमारे पास ग्लोबल ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जो आपको कोड ऑप्टिमाइज करके देते हैं ग्लोबली। यानी अगर हम ऑप्टिमाइजर्स को डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमारे पास ये है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अक्सर आपके लैंग्वेज और कंपाइलर इंडिपेंडेंट होते हैं और वो सिर्फ आपको सही तरह से ऑप्टिमाइजेशन करके देते हैं। और एक और भी ऑप्टिमाइजर होते हैं, कोई मेरे जो उनका नाम भूल गया, वो उनको ग्लोबल नहीं कहते, ऑप्टिमाइजर की कोई टाइप है। चलें हैरी जब आएगा तो हम देखेंगे। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे टूल्स हैं। अब हमारे पास मॉडर्न कंपाइलर डिज़ाइन नीड फॉर कंपाइलर्स। चलें ये तो है सिंपल सी चीज़ है। कंपाइलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम्स को। और मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स जो हैं वो आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक सी, पास्कल और सो ऑन के लिए हैं। और अभी हम लोग फर्दर रिसर्च कर रहे हैं और लैंग्वेजेस के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो मॉडर्न कंपाइलर्स हम जब जैसे जैसे अभी आगे हम मूव करेंगे तो और अच्छे कंपाइलर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें डेवलप करने पड़ेंगे। और हमारे पास अब कंपाइलर डिज़ाइनर्स को इन फॉलोइंग इश्यूज पे जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। ये फोकस करने की ज़रूरत है एसेंशियल, ट्रेडिशनल एंड एडवांस टेक्निक्स कॉमन टू ऑल लैंग्वेज पैराडिगम्स। हालांकि भी ऐसा नहीं है, हमारी हर पैराडिगम के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग टाइप्स को भी देखने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोसीजरल है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ऑल दैट स्टफ। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स जो हमारे पास डिफरेंट है। और ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन इम्पॉर्टेंट भी है और प्रॉब्लमैटिक भी है, और आर्किटेक्चर्स भी ज़ाहिर है हमने पढ़ने। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। चलें जी, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हमने इन सब एप्लीकेशंस को चलाना होता है। तो जब तक हम एक्चुअली द होल स्पेक्ट्रम नहीं समझ लेते, लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर। एक तो हमें लैंग्वेजेस को भी ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत होती है कंपाइलर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कंपाइलर्स की इम्प्लीमेंटेशन के बगैर लैंग्वेजेस नहीं चल सकती। तो ये बड़ा इंटर रिलेटेड सी चीज़ है। बाय स्टडिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर एंड हाउ वेरियस पार्ट्स आर कंपोज टुगेदर टू गेट अ कंपाइलर, वन कैन बिकम कॉन्फिडेंट of using the language processing tool technology for various software developments, and this knowledge helps to design, develop, understand, modify and enhance the compiler। चलें जी, ये हो गया, अब इसको हम छोड़ते हैं। अब हमारे पास कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम जब आप एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी। यहाँ पे आप देखें, आपके पास है int GDC int a int b while a is not equal to b, and if a is greater than b, a is equals to b, else b is equals to a।
एंड रिटर्न ए, एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। अब मैं आपसे रिक्वायर कर रही हूँ कि आप इसकी लेक्सिकल एनालिसिस करें। तो आपने ये देखें कि आपने इनको सबसे पहले टोकन्स में कन्वर्ट किया। ये देखें हमने कैसे इनके ब्लॉक्स बनाए हैं, आप ये देख सकते हैं गौर से। अब हर एक एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है वो कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक्स। देखें सेमी कॉलन और कॉमास भी एक डिफरेंट ब्लॉक में है क्योंकि इन्होंने टोकन्स बनना है। अब जब आपने ये सब कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने इसका, ये हमारे पास स्ट्रीम ऑफ टोकन्स है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, आपने इनको आगे मेंशन भी करना होता है कि ये लाइक ये जैसे इंट क्या है, कीवर्ड है, ये GCD जो है ये आइडेंटिफायर है, ये ऑपरेटर है, ये फिर कीवर्ड है, ये फिर आइडेंटिफायर है, ये ऑपरेटर है। इस तरह हर चीज आपने बतानी होती है कि ये टोकन्स हैं और इनके नाम क्या हैं, क्योंकि हमने सिंबल टेबल में इनकी एंट्री भी करवानी होती है। उसके बाद आप सेकेंड फेज में क्या करते हैं, उसका एक ट्री बनाते हैं। तो आप ये देखें, आपने ट्री जो है वो स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे बहुत लॉजिकली देखना होता है कि किस तरह चल रहा है। मैं आपको ट्री नीचे से पढ़ना सिखाऊंगी। आप देखें A इज इक्वल्स टू बी, A इज इक्वल्स टू बी, यानी BA, ये देखें नीचे हमने लिखे हैं उनके जो क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, सबसे एंड पे हमने लिखे हैं ये आपके करेक्टर्स या आइडेंटिफायर्स। B इज इक्वल्स टू A या A इज इक्वल्स टू B, A इज ग्रेटर देन B। इफ की ये इफ के नीचे ये तीन कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। तो इफ के नीचे ये तीन कंडीशंस आ रही हैं, पहले ये वाली चलेगी, फिर इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगी। और अब आप इसे इस तरह ऊपर जाते जाएंगे तो अगर A B के बराबर नहीं है तब ही ये इफ चलेगा, राइट। और तब ही ये वाइल चल रहा होगा। और ये सारा जो भी हर स्ट्रक्चर है, आप अपने इसको समझ लेना है कोर से। और आप थर्ड फेज में हम सेमेंटिक एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपने सेमेंटिक एनालिसिस किया और सेमेंटिक एनालिसिस करने के साथ साथ मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। सेमेंटिक एनालिसिस में एक काम उसने ये किया कि आप सिंबल टेबल इंट्रोड्यूस करवा दी और बता दिए कि हमने A और B जो आइडेंटिफायर्स थे उनको स्टोर करवा दी और बाकी सब जो है वो आइडेंटिफायर्स उनकी वैल्यू स्टोर होने के काबिल नहीं है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इसका 3 एड्रेस कोड बनाया। अब आप ये देखें, ये 3 एड्रेस कोड है और फिर हमने इस कोड की ऑप्टिमाइजेशन करके ये ट्रांसलेटेड कोड बना लिया है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से पढ़ लेना है। अब उसके बाद आपके चैप्टर की समरी है। इस समरी में आपको ये सारा कुछ बताया हुआ है कि जी ये कंपाइलर क्या है, उसके बाद इंटरप्रेटर क्या है। ये आपने समरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, ये आपके MCQs हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास जी ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, देखें ये आपके पास लिंकर लोडर क्या कर रहा है, फेज क्या है और पास क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए फेज और पास का। फिर ये कंपाइलर के जो है वो टास्क्स हैं, ये 6 फेजेस हैं बताए हुए कंपाइलर के। फिर आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर रहा है, पार्सर ग्रुप्स क्या हैं, सेमेंटिक एनालाइजर क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, ये देखें इसको बताया हुआ है। फिर टारगेट कोड जनरेटर, यानी कि सारा कुछ जो आपके पास है मैं साथ साथ हाईलाइट भी कर रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करनी है समरीज। और मैंने पिछली बार भी अपनी पूरी क्लास को ये सारी समरीज याद करवाई थी। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा जी, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या फिल करवाऊँ, ये यहाँ पे देखें की दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स की भी और ऑब्जेक्टिव्स की भी। तो ये बुक मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि इसमें पीछे एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं तो आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, एक्सरसाइजेस भी देख लें, आपने खुद सॉल्व करनी है पूरी एक्सरसाइज। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इस बुक में भी लिखा हुआ है और मैंने आपको 2 और बुक से भी बताया है। तो आपने अच्छा सा इसका डिफरेंस तैयार करना है, हैविंग ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो प्लीज इसकी एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली सॉल्व करें। शायद मैं फिर चेक भी कर लूँ सरप्राइजली, किसी दिन कहूँ कि जी अब एक्सरसाइजेस सेंड करें मुझे हाल हुई भी, तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ करें। फिर है जी डिफरेंस बिटवीन अ पास एंड अ फेज, अभी मैंने आपको बताया पासेस क्या होते हैं तो वो आप कर लेंगे। और फिर आपने कंपाइलर का डिज़ाइन फेजेस के साथ सब कुछ बीच में लिखा हुआ है, जो चीज़ें आपको कहीं और से और अपनी वर्डिंग में भी आपने चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस टू एग्जीक्यूटेबल कोड। उसके बाद आपने करना है जी, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने हर फेज ऑफ कंपाइलर का आउटपुट इस कोड के लिए बताना है। ये एक कोड लिखा हुआ है,
अभी हमने पीछे जो एग्जाम्पल किया उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, हर फेज के लिए इसका कोड बताना है। फिर क्रॉस कंपाइलर क्या है और बूट स्ट्रैपिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है जी, ये भी आपको पीछे से सब मिल जाएगा। रीटारगेटिंग क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्लीज़ रिसर्च भी करें और आपको और यूजेस मिले तो उनको भी लिखें, दैट इज़ व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू। उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसमें आपको ये कोड दिया हुआ है और इसके आपने सब फेजेस का वो करना है, आपने इसका लेक्सिकल एनालिसिस भी करना है, यानी हर फेज का आउटपुट आपने इसका लिखना है। तो आप से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम आप सेमेंटिक्स तक तो ठीक लिख ही लेंगे और इंटरमीडिएट कोड भी अच्छा लिख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आप इंटरमीडिएट कोड इस बुक वाला ना लिखें, बल्कि मैंने आपको जो इधर इसका बताया था ना इंटरमीडिएट कोड, ठहरे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे यस यहाँ पे जो आपके पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है ना वो बहुत आसान है, आप उसको देखें और उस तरह कोड जनरेट कर लें इंटरमीडिएट। फिलहाल फॉर योर कंपाइलर ये देखें, ये इन्होंने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की थी, ये ज्यादा आसान इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है। आप ऐसे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कर लें एज कम्पेयर टू जिस तरह इन्होंने इसमें की हुई है, और अगर आप वैसे इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम ही है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सेम, गो टू लास्ट इफ दिस दिस दिस, इट्स वेरी इजी। और फिर ये यहाँ पे आपका मूव, कॉपी, जेएमपी, ये सारा कुछ है, तो ये बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद और हाँ, मैं आपको इसी तरह की स्टेटमेंट्स दूंगी और उससे सारे फेजेस का रिजल्ट वो भी निकलवा सकती हूँ। लाइक अगर हम मिड तक, आपके पास अभी मिड टर्म्स भी आ ही जाएंगे सूनर और लेटर इन अप्रैल, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उस टाइम पूछते हैं मैम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैम क्या होगा पेपर में, तो वो मैं आपको जो लेक्चर में साथ साथ बातें बताती हूँ वही चीज़ें आनी होती हैं पेपर में। एंड पे तो मुझे खुद भूल जाता है कि मैंने आपको क्या बताना है। लाइक जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो तब आप सही तरह बता सकते हैं ना कि आपके पेपर में क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो दैट इज़ वाई मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। और हाँ, आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हमने ये चीज़ें याद करनी है कि नहीं करनी। जी जी, आपने ये चीज़ें याद भी करनी है, साथ साथ आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। आपका ये ऑटोमेटा नहीं है, अब आपका ये कंपाइलर है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द आंसर्स लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली एंड इट वुड बी थियोरेटिकल एज वेल। अच्छा जी, व्हाट आर टूल्स अवेलेबल, ये भी मैंने आपको टूल्स पढ़ाए हैं। और सिंथेसिस और एनालिसिस मॉडल, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा है, और फ्रंट एंड और बैक एंड भी पढ़ा है। अच्छा देखिए, ये सेम ही चीज़ें हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। हमने जो सिंथेसिस और एनालिसिस मॉडल पढ़ा है, इससे पीछे ही था कहीं, ये देखें, नहीं ये तो चले, ये हमारा सिंथेसिस और एनालिसिस, और इस साइड पे हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड चल रहा था, और ये चीज़ें जो है वो एक साथ ही थी। अब आपका ये देखें, ये फ्रंट एंड ऑफ अ कंपाइलर, इस तरह भी इन्होंने लिखा हुआ है। सो व्हेनेवर द पेपर्स विल कम, यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट, टू मेक द डायग्राम्स, टू राइट डाउन द थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ इज नीडेड फ्रॉम यू। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अच्छा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये देखें, यहाँ पे हमने उसी तरह जनरेट किया था जिस तरह हमारी इस बुक में जनरेट हुआ हुआ। तो दीज थिंग्स आर वेरी अच्छा। मैंने आप लोगों को ये तीनों बुक्स अब सेंड कर दी हैं, अपने जीआर्स और सीआर से काइंडली ले लें, और आई होप उन्होंने आपको सेंड कर दी होंगी। तो आपको अगर इसमें ये चीज़ें आसान लगें तो आप इससे भी कर सकते हैं सर्टन पोर्शन, लेकिन जो सीक्वेंस चल रहा है वो मैं इसी बुक का चलाऊंगी। ये इंडियन ऑथर की जो बुक है उसी का मैं सीक्वेंस जो है वो चलाना पसंद करूंगी, बिकॉज इसने ज़रा जल्दी काम किया हुआ है और अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। ठीक हो गया। और चलें, अब इस तरह आपने सारा काम करना है और इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी और आपके पास की भी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अब हम देखिए, हम लेक्सिकल एनालाइजर के पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को पढ़ना। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे, वैसे मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि आपके जिस तरह यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और ये इसके टोकन्स बने हुए हैं। if left parenthesis LP ID identifier RE less than operator, फिर 1 है जो नंबर, फिर R right parenthesis LB left brackets। समझ आ रही है आपको बात की? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फिर X है तो आइडेंटिफायर, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर X, फिर आइडेंटिफायर, फिर ऐड है तो ऐड ऑपरेटर, फिर I एड ऑपरेटर, और फिर 1 है तो इन्होंने इसको आईडी लिखा हुआ है, वैसे ये नंबर है, और SC सेमी कॉलन।
इस तरह आपके टोकन्स बनते हैं और सारी चीज़ें बनती हैं। चलें खैर, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो एंड आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स जो आपको, अब इसके मैं कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करूँगी बिकॉज ये बुक में से है, तो आपने इसी बुक को ही फॉलो करना है। और जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं आप खुद भी रिसर्च कर लें। आपको जो चीज़ ये बूट स्ट्रैपिंग या इस तरह की चीज़ों के यूजेस अगर आपको ज़्यादा अच्छे मिलें तो आपको वो करने चाहिए। थैंक यू सो मच क्लास।